पाशा साहब, क्या कहानी है मोमानी के साथ नाजायज मरासिम कितने अरसे से थे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 19 रमज़ान मुबारक की बात है। तकरीबन सहरी के टाइम पे 15 पे कॉल चली कि नसीम शाह जो साबका जो टेस्ट क्रिकेटर है कैसर बास उसके मामू हैं, उनको बज़रिया फायर मजरूब कर दिया गया। ठीक है। मौके पे जाते हैं तो जाके कंडीशन देख के उनको फौरी तौर पे हॉस्पिटल रेस्क्यू करते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, हॉस्पिटल से उनको लाहौर रेफ़र करते हैं। होता क्या है कि पता चलता है कि ये जो नसीम शाह हैं ये नमाज़ पढ़ने के लिए सहरी के बाद नमाज़ पढ़ने के लिए अपने घर से जब मस्जिद के लिए जाने लगे तो जब इन्होंने घर के दरवाजे को लॉक किया तो पीछे से किसी नामालूम ने 2 फायर किए कमर पे, ठीक, जिससे वो मजरूब होकर ज़मीन पे गिर पड़े और आफ्टर 24 आवर्स उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है। ये एक मामा था, मसला था, अब पता नहीं था कौन कत्ल कर गया। वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, लेकिन जो कातिल था वो इतना शातिर था, घर का अपना नुमाइंदा था, घर में रहने वाला था, बेदी भी था। उसने क्या किया कि फौरी तौर पे आके उस सीसीटीवी फुटेज को डिलीट कर दिया। तो उनका पोस्टमार्टम होता है, पोस्टमार्टम के बाद तदफीन होती है, फिर हम जो चीज़ें होती हैं टेक्निकल चीज़ें हम करना शुरू कर देते हैं। तो मैंने ह्यूमन सोर्सेस से, क्योंकि गाँव के अंदर था, तो ह्यूमन सोर्सेस से मैंने पता किया तो वहाँ मुझे कुछ चीज़ें मिली। तकरीबन मैंने वहाँ पे 6 घंटे गुजारे उस लोकेलिटी के अंदर। तो मुझे कुछ लोगों ने काफ़ी चीज़ें बताई, इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट की, मुख्तलिफ लोगों से मिला, मुख्तलिफ लोगों को मैंने यहाँ थाने बुला के इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की। तो मुझे कुछ चीज़ें मिली तो जो इनके मतलब इनके घर के अंदर को इलिसिट रिलेशंस के रेलेवेंट चीज़ें थी। ठीक है ना, नाजायज़ मरासिम मुझे ज़्यादा लगे। तो हमने वो मकतूल का मैंने नंबर लिया, मकतूल की मैंने CDR निकलवाई, उसकी मिसेस की मैंने CDR निकलवाई, ठीक है, उसके बच्चों की मैंने CDR निकलवाई। हमने टेक्निकली काम शुरू कर दिया। ठीक है। जब टेक्निकल काम करते करते हमें को 3-4 दिन के अंदर मुख्तलिफ क्लूज मिले। जो मोहतरमा थी, मकतूल की जो बेवा थी, उनका एक नंबर पे बहुत ज़्यादा राब्ता था। ठीक है। मोर देन 4000 कॉल्स थी, मैसेजेस थे। फिर वो मर्डर के बाद नंबर बंद हो जाता है, फिर किसी और नंबर से राब्ता हो जाता है, फिर किसी और नंबर से राब्ता होता है, फिर किसी और नंबर से, यानी आफ्टर मर्डर वो 3 सिमें और इस्तेमाल करता है। शक जो है वो वही मजबूत हो जाता है कि मर्डर के बाद नंबर बंद क्यों हुआ। बिल्कुल, वो हमारा जो वो हमें क्लियर हो गया, हमें यकीन हो गया कि कहानी यहीं पे इर्द गिर्द घूम रही है। ठीक है। जब हमने उस नंबर की CDR ली, उसकी ऑनरशिप ली, तो वो पता चला कि वो शान और अफशानी मकतूल का हकीकी भांजा है, बहन का बेटा। तो बहन का बेटा वो है जिसको उसी मामू ने छोटी उम्र में अपने घर में रखा, उसको पाला, उसको जवान किया, ठीक है, उसको MA तक तालीम दिलवाई, ठीक है जी। तो बड़ी दर्दनाक बात है, बड़ी अफसोसनाक बात है, मतलब क्या कहते हैं, अनबिलीवेबल सी बात है, नाकाबिल यकीन बात है, कैसे भी हो सकता है, क्योंकि उसके पीछे स्टोरी और थी, नाजायज़ तल्लुकात थे, इश्यूज और थे। तो फिर एट द एंड यही होना था जो उसने वो किया। मकसद क्या था मामू को कत्ल करने के बाद? क्यों शादी वादी का प्लान था? देखिए, खतून को जब हमने शामिल तफ्तीश किया तो खतून ने बड़ी सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टोरी बताई जी, ठीक है। उसने कहा जी बिल्कुल मेरे शौहर के साथ मेरे अच्छे तल्लुकात नहीं थे, वो मेरे साथ अच्छा कोऑपरेट नहीं करता था, ठीक है, तो मैं इसको अपने बेटे की तरह ट्रीट करती थी। ओके। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, थोड़े अरसे के बाद इसका मेरी तरफ रुझान हो गया, मेरी तरफ ज़्यादा ख्याल करने लगा, तो मेरे इसके साथ मरासिम शुरू हो गए, जो तकरीबन पिछले मर्डर से तकरीबन 6-7 साल पहले से इनके रिलेशन उस्तवार आपस में हो चुके थे। ठीक है। जो गायब गए आपस में मिलते थे। नहीं, इन रिलेशंस को हम क्या कहेंगे, कितने साल के थे? तकरीबन 6-7 साल। 6-7 साल, ठीक है। मुल्जिम का ये कहना है कि 2 साल नहीं, 6-7 साल से, जो उस खतून के बयान के मुताबिक उसके इंटरव्यू में वो 6-7 साल से इनके तल्लुकात है। ठीक हो गया। तो जब इसके मामू को पता हुआ तो इसके मामू ने इसको घर से निकाल दिया। तो इसने क्या किया कि इसने वहीं पे उसी घर के पीछे मोहल्ले में एक मकान लेकर किराए पे रहना शुरू कर दिया। ठीक है, ठीक हो गया जी। तो ये वक्फे से उस रिलेशन को आगे चलाता रहा, वक्फे से आता रहा, वक्फे सारे काम करता रहा। जब इनके रिलेशन पीक पे पहुंचे, जब इनसे अब वो कहते हैं कि बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो इन्होंने प्लान किया कि इसको रास्ते से हटा दिया जाए। हुआ क्या कि मोहतरमा कहती हैं, वो जो खतून है वो कहती हैं कि मैंने इसे कहा था कि इसको कहीं
लोकेलिटी से बाहर कत्ल करो, इसको इलाके से बाहर कत्ल करो। ठीक है, लेकिन ये जज्बात में आ गया तो इसने आके इसको वहीं पे कत्ल कर। ठीक है। कत्ल करने के बाद कितनी देर तक ये बातचीत इनकी आपस में होती रही? जी, कत्ल करने के बाद मुसलसल ही आपस में राब्ते में रहे। ठीक है। ये अपने मामू के कातलों को ढूंढता भी रहा, अच्छा, सर्च भी करता रहा, और कफन दफन में भी साथ रहा, कफन दफन में शामिल था। तो जब हम इसको सीडीआर की हेल्प से पकड़ लिए, इसको इंटेरोगेट किया, तो फिर ये सारी बात इसने खोल दी। कितने दिन लगे मुलजिम को गिरफ्तार करने में? तकरीबन 12 से 15 दिन लगे। 12 से 15 दिन लगे। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की 150 साला 150 साला तारीख में पहली खातून सेक्रेटरी मुंतखब हुई सबाहत रिजवी साहिबा। आज के प्रोग्राम में डिटेल के साथ हम इनसे केस के हवाले से भी बात करेंगे और साथ में एक खातून का किरदार क्या होना चाहिए इस पर भी हम डिटेल के साथ बात करने जा रहे हैं सबाहत रिजवी साहिबा से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच और कॉन्ग्रेचुलेशंस के 150 साल की तारीख में पहली खातून सेक्रेटरी आप मुंतखब हुई हैं और बड़े फ़ख्र की बात है कि एक खातून ने वो कुर्सी संभाली है जो हमेशा से मर्द संभालते आए हैं। जी थैंक यू सो वेरी मच। अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, अपने केस की तरफ आते हैं जिस पर मैं आज के प्रोग्राम में डिटेल के साथ आपसे बात भी करना चाह रही हूँ। सबाहत साहिबा, क्या कहेंगी? एफआईआर आपने देखी, डिटेल्स आपने देखी, केस को आपने स्टडी किया, ओवरऑल क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए, मैं ये इनिशियल जो एफआईआर आपने मुझसे शेयर की है उसके अंदर तो ये अननोन असेलेंट्स हैं जिनके अगेंस्ट एफआईआर रजिस्टर हुई इनिशियली, और बाद में फिर उन्होंने सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट के अंदर आप मेरा ख्याल आई एम श्योर के जैसे आप बता रही हैं कि वो लड़का आइडेंटिफाई हो गया तो उन्होंने उसको उसके अंदर नॉमिनेट किया होगा कि ये लड़का जिसने एमए पॉलिटिकल साइंस किया, हम ये नहीं कह सकते कि ये अनपढ़ है, हम ये नहीं कह सकते कि ये बच्चा है, हम ये नहीं कह सकते कि अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं जानता, ये सब जानता है। और इन सब के बाद इसने उसी मामू को कत्ल किया है जिसने पाला पोसा और बड़ा किया। माशरे के इस रवैये को किस नज़र से देखती हैं? देखिए, माशरे में तो हमने ये तो मैं समझती हूँ कि ज़वाल पजीर है हमारा माशरा, वैल्यूज़ जहाँ पे अब नहीं रह गई। अगर कोई एक बात हम कंसिडर करते हैं तो वो सिर्फ ये है कि हाउ टू मेक मनी, और वी हैव बिकम वेरी मटीरियलिस्टिक, और शायद इसीलिए जो रिश्ते हैं उनका तकद्दुस ख़त्म होता जा रहा है। कम तो मैं नहीं कहूँगी लेकिन ख़त्म होता जा रहा है, और ये फिर किसी भी ज़वाल पजीर माशरे की निशानी होती है। जब वहाँ वैल्यूज़ ना रहे, इक़दार ना रहे, रिश्तों का तकद्दुस ना रहे, तो इट इज़ एन इंडिकेशन एंड विच इज़ वेरी अलार्मिंग। माशरे में हम जब भी किसी किस्म की कोई बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि माशरा ख़राब हो गया या माशरे की वजह से ऐसे माहौल जो है वो क्रिएट हो गए, माशरे में ऐसे हालात व वाक़यात हैं जिसकी वजह से इस किस्म के इंसिडेंट्स जो हैं वो पेश आते हैं। माशरा तो आपसे बनता है, माशरा तो मुझसे बनता है, हम सबसे मिलकर बनता है, फिर हम इल्ज़ाम हमेशा माशरे पर क्यों ठहराते हैं? उसकी वजह कि आपकी जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं या आपके नॉर्म्स हैं वो ये माशरा ही सेट करता है, और हमारा जो सोसाइटी है जिस माशरे में हम रह रहे हैं वो आपको पता है कि वो बड़ा इट्स अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग, और उसमें ज़्यादा जो टच है वो रिलीजन का है, और फिर उसको सिर्फ वो टच नहीं है बल्कि उसको समटाइम्स आपको पता है कि डीफॉर्म करके भी पेश किया जाता है। फिर हम चूँकि पार्टीशन के बाद ये मुस्लिम और हिंदूज़ का पहले कंबाइन रहते थे, शायद मुझे लगता है कि उसका भी एक असर है कि, और उसके बाद फिर हमारी जो माशरती इक़दार है वो तब्दील होती गई उसकी, और वो इकनॉमिक आपकी क्राइसिस की वजह से आपकी इकनॉमिक्स बड़ी इफ़ेक्ट की, आपकी एजुकेशन बड़ी इफ़ेक्ट की, और ये चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं किसी भी माशरे की तनज़्ज़ुली या तरक्की के लिए कि उसके माशरे में क्या सहूलियात उस सोसाइटी के लोगों को प्रोवाइड की जा रही हैं और किन से उनको डिप्राइव रखा जा रहा है, किस तरह क्लास सिस्टम जो है उसको ऑपरेट किया जाता है, किस तरह तबकाती निज़ाम लोगों को एक दूसरों से अलहदा करता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट किसी भी सोसाइटी को, किसी भी माशरे को बनाने के लिए या उसकी ग्रोथ के लिए या उसकी तनज़्ज़ुली के लिए दिया है। बिल्कुल ठीक है सबाहत साहिबा, जिस तरह से मामू ने इस बच्चे को पाला बड़ा किया और फिर बदकिस्मती के साथ वो मोमानी जिसने इस बच्चे को पाला भी था, बड़ा भी किया, माँ समझकर इंसान किसी बच्चे को जब अडॉप्ट करता है, उसकी लुक आफ्टर करता है, उसकी ग्रूमिंग करता है, उसकी पढ़ाई लिखाई का ध्यान रखता है, उसको खाना खिलाता है, तो ऑब्वियसली वो उसका बड़ा होता है, यानी कि रिश्ते में खातून है तो वो माँ का दर्जा रखती है। उसी के साथ नाजायज़ ताल्लुकात का इस्तेमाल होना और फिर उसी के कहने पर कि तुम मेरे शौहर को साइड पर लगाओ ताकि इसके जाने के बाद हम आपस में निकाह कर सकें, बदकिस्मती।
اس میں 2-3 ایلیمنٹس ہیں جو یوزلی ہم دیکھتے ہیں ہمارے روزمرہ کے کیسز میں. اڈاپٹیڈ کیسز کے اندر بچے جو ہوتے ہیں وہ ہوتے تو اڈاپٹیڈ ہیں لیکن ان کو ڈپرائیو رکھنے کے لیے بھی کسی کرمنل وراثت سے اور اس کو ڈپرائیو رکھنے کے لیے بھی کسی کرمنل کیس میں انوالو کر دیا جاتا ہے. اور پھر اور وہ یوزلی اسی طرح کے میٹرز ہوتے ہیں چونکہ وہ آپ کا بلڈ ریلیٹیو نہیں ہوتا تو پھر ماؤں کے ساتھ یوزلی ایسے بنایا جاتا ہے کہ اس کے illicit ریلیشنز تھے اور تھنگز لائک دیٹ. سو یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کیس کے اندر اس کے جو ماموں ہیں اس کی پراپرٹی کتنی تھی, ایسٹس کتنے تھے, آیا اس نے کوئی ایسٹ اس لڑکے کے نام پہ لگایا تھا یا وہ لگانے جانا چاہ رہا تھا, اور اس کی بیوی جو ہے شی ڈونٹ وانٹ اٹ. ٹھیک ہے. کیا